सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लकारी साहब। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कोरोना की जो दूसरी लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक है। ना सिर्फ केसेस में इजाफा हो रहा है बल्कि अमवात में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 2843 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कराची की जहां तक बात की जाए तो कराची के बेशतर अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है और कुछ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज किया गया है। और कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन यही पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पेशावर में कल जलसा करने जा रही है। हालांकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, ज़िले इंतजामिया की जानिब से भी जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन पीडीएम का मौक़िफ़ ये है, अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ ये है कि जिस वक्त गिलगित में इंतखाबी मुहिम चलानी थी उस वक्त हुकूमत को याद नहीं आया कि कोई कोरोना है। बड़े जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चलाई गई, जलसे किए गए। पोलिंग से एक दिन पहले भी वहां पर वज़रा मौजूद थे और जलसे कर रहे थे, तो उस वक्त उनको ख्याल क्यों नहीं आया? अब जब हमने जलसे करने हैं तो आपको कोरोना याद आ गया है। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से तो ये तक कहा गया कि असल में जो कोरोना की बीमारी है वो सिर्फ 2% है, जबकि बाकी की तमाम जो कोरोना है वो हुकूमती कोरोना है। हुकूमत से ज़्यादा खतरा है, लोगों को कोरोना से इतना खतरा नहीं है। खैर, सूरत हाल तो इंतहाई तशवीशनाक है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस पर आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। और नाज़रीन, ये थी वो रिपोर्ट जो कि आपने देखी कि किस तरह से दुनिया भर में कोरोना केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। लगारी साहब, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है और इक़दामात भी किए जा रहे हैं ममालिक की जानिब से। कई जगहों पर बॉर्डर्स क्लोज़ हैं और कई जगहों पर और किस्म के इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि कोरोना भी सियासत की नज़र हो गया है। अपोजिशन तो बात मानने को तैयार ही नहीं है। जब सियासत होती है तो सियासत की नज़र होता है ना। सही। हुकूमत कोई गैर सियासी खेल तो नहीं खेलती, हुकूमत भी सियासी खेल खेलती है और अपोजिशन भी सियासी खेल खेलती है। आप देखें इस कोरोना के दौरान और क्या हुआ है। सबसे ज़्यादा दुनिया में 3 मकामात हैं जहाँ कोरोना शदीद बुरी तरह से फैला हुआ है। एक अमेरिका है, एक इंडिया है और एक ब्राज़ील है। सही। अमेरिका में इंतखाबात हुए और दोनों पार्टियों ने कैंपेन चलाई, हज़ारों की तादाद में लोग निकले। अब मुजाहरे हो रहे हैं, इस वक्त भी मुजाहरे हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में और उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे जो हैं वो पूरे अमेरिका में हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सियासी अमल जो है वो पाबंदियों को शायद कबूल नहीं करता है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए, तीनों बड़ी पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम चलाई और तीनों बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुँचें और बड़े जलसे हों और जलसे भी बड़े हुए। तो उस वक्त भी कोरोना भी मौजूद था, बीमारी भी मौजूद थी, सियासत भी मौजूद थी। लेकिन लगाई साहब, हुकूमत ये कहती है देर आए दुरुस्त आए। अब तो हुकूमत आज क्यों कह रही है? हुकूमत ये बात तो 15 दिन पहले कर सकती थी ना। हुकूमत अपने लोगों को कह सकती थी कि भाई ठीक है, काला आप कर देते ना, कोई और मामला करते कि भाई इंतखाबी मुहिम के बगैर ही चलाते हैं, इंतखाबात करवाते हैं। ये कौन सा तरीका है कि जब अच्छा आज किसी ने कहा एक फ़र्ज़ किफ़ाया था। फ़र्ज़ किफ़ाया ये होता है कि अगर मोहल्ले में से एक आदमी भी जनाजे में चला जाए तो जनाजा हो जाता है और पूरे मोहल्ले की नुमाइंदगी हो जाती है। आज हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम मगफूर की जो नमाज जनाजा हुई उसमें बिलाशुबा लाखों लोग शरीक थे। तो वहाँ हुकूमत को SOP भी याद नहीं आया। वहाँ हुकूमत इस तरह के बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि वहाँ पर जाकर लोगों को कहे कि जनाब आप SOP का ख्याल कीजिए। लेकिन वो तो मैटर ऐसा था ना कि मैं कोई ये रोक ही अर्ज नहीं करता सकता हूँ कि सियासत के लिए उनके लिए भी इसी तरह का मैटर है। सियासत को समझ रही है अपोजिशन कि अगर हम सियासी तौर पर बैकआउट करते हैं तो उससे बड़ी तबाही होगी। इस हुकूमत ने 2.5 साल में एक ही बात साबित की है कि वो एक अजाब की सूरत में आई है मुल्क के ऊपर। ये नहीं है कि हुकूमत के तौर पर आई है और उसने लोगों का जीना हराम कर दिया है। लोग आप देखें तो सही लोगों की जिंदगी किस तरह गुजर रही है। लोग नाने शबीना को मोहताज हैं। अगर जिंदगी रहेगी ही नहीं तो जिंदगी गुजरेगी कैसे? मैं कहता हूं कि आप कोरोना पर अमल करें, कोरोना की जो SOPs हैं उन पर अमल करें। लेकिन ये सब कुछ एक अकेले अपोजिशन के लिए नहीं, हुकूमत के लिए भी तो होना चाहिए। हुकूमत अपनी सरगर्मियां तो यूं का त्यों जारी रखती है। लेकिन हुकूमत अब तो जलसे नहीं कर रही, वो कह रही है कि पहले जरा कोरोना से निपट लें, उसके बाद ऑपोजिशन भी जलसे करे, हम भी करें। आ रही है ये बात क्यों आज कही जा रही है
ये बात 15 दिन पहले क्यों नहीं कहेगी? सूरत हाल तो तब भी ऐसी ही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं सूरत हाल तो इसी तरह से ये दिन भी गुजर रहे हैं और दिन भी गुजर जाएंगे। तो अपोजिशन क्या करे? बैकआउट करे, अपोजिशन रिटर्न करे, अबाउट टर्न करे, अबाउट टर्न करके वापस जाए, यानी यू टर्न ले। यू टर्न लेना तो हुकूमत का काम है। लेकिन तो बहुत सी चीजें, मैं ये कहता हूँ कि आप अपोजिशन की एक्टिविटी को तनकीद का निशाना बनाते तो हुकूमत अपने बारे में भी सोचे ना। अगर इज्तिमा करना उनके लिए बुरा है तो इनके लिए भी तो बुरा है। बिल्कुल बुरा है, लेकिन पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार नहीं है, क्योंकि कराची में तो हम देख रहे हैं बहुत सारे इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, इस तरह के लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत पहले भी करती रही थी, अब कौन सा क्या है? नहीं, ये कर ले ना, पूरे के पूरे पेशावर में कर दें। कल से कहेंगे जी कल सुबह से हम लॉकडाउन कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कर्फ्यू लगा दें, तो इनके तो हाथ में है, हुकूमत है इनके पास। तो ये खेल खेलने वाली बात क्यों हो रही है? इन्होंने कहाँ किया है पेशावर में लॉकडाउन का ऐलान? सही कौन सा पेशावर में कहा है कि हम पेशावर के फुला इलाकों को बंद कर रहे हैं? तो कोई ऐसी बात नहीं कि अब करेंगे। आपकी बात सुनने के बाद वो जरूर गौर करेंगे कि पेशावर में लॉकडाउन किया जाए और कहा जाए कि कोई घरों से बाहर ना निकले और लॉकडाउन को कर्फ्यू की सूरत में नाफिज किया जाए, तो ये तो हो सकता है। और अभी कल का जलसा तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद 23 तारीख को मुल्तान का जलसा हो रहा है, 13 दिसंबर को वहाँ जलसा हो रहा है, एक जलसा लाड़काना में हो रहा है। तो इस सारे जलसों को रोकने के लिए हुकूमत क्या क्या हिकमत अमली बनाती है, तो उसके पास तो ऑप्शन है ना। अच्छा, कल जिला इंतजामिया की जानिब से तो इजाजत नहीं दी जा रही, आपको क्या लग रहा है कल होने क्या जा रहा है? कुछ तसादुम होगा? खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि तसादुम की सूरत हाल हो, लेकिन हुकूमत इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, हुकूमत अगर नहीं करने देगी इज्तिमा, तो इज्तिमा के अंदर ये उनसर शामिल हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ास तौर पर गिलगित में जिस तरह से वायलेशन हुआ है, सड़कों पर टायर जलाए गए, आग लगाकर सड़कों को बंद किया गया लोगों ने, और वहाँ पर भी बहुत बड़ा एक खेल खेला गया वहाँ के लोगों के साथ। वहाँ भी नतायज के अंदर जो कुछ होता रहा है और अब तक नहीं सामने आ सके कि सूरत हाल है क्या। कई हल्के ऐसे हैं जहाँ पर हुकूमत बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है और दबा कर बैठी हुई है। अगर यही सूरत हाल रहती है, अब सियासी अक्सरियत तो नहीं मिली हुकूमत को, ये वैसे हुकूमत का फेलियर। सियासी अक्सरियत मिल जाएगी, हुकूमत भी बना लेगी, लेकिन जिन 2-3 हल्कों के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और साफ नजर भी आ रहा है कि वहाँ बड़ा घपला हुआ है, तो वहाँ तो हुकूमत देख लेगी। लेकिन उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के कहते हैं कि हमारे पास आए, पिटीशन दायर करें, लेकिन ऑपोजिशन जाती नहीं है ना उस फोरम पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक पॉलिटिकल फिगर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुरू से लेकर अब तक इस खेल का हिस्सा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन वजीर साहब के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं जिन वजीर साहब ने वहाँ कंपेन चलाई है। वो अमीनुल्लाह गंडापुर साहब के मुआविन खसूसी के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चलते रहे, तो आप उनके ऊपर क्या भरोसा करेंगे कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आपको रिजल्ट देंगे? जो अपोजिशन के रहनुमाओं पर पाबंदी लगाते हैं और हुकूमत के लिए दरवाजे खोल देते हैं, जो जाकर मीटिंग करते हैं गवर्नर के साथ और मिनिस्टर के साथ और डिप्टी कमिश्नर के साथ, जो सीट एडजस्टमेंट हो रही थी, क्या हो रही थी, कौन से आप मुलाकातें कर रहे थे? तो ऐसे में ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं जा सकते तो वो फिर उनको नहीं, हुकूमत अपोजिशन एहतजाज कर रही है। और क्या कर रही है हुकूमत के पास? रास्ता क्या है एहतजाज के अलावा? वो रिजल्ट तो चेंज नहीं कर सकती है ना, वो नतायज तब्दील नहीं कर सकती है, वो चली जाए। और क्या नहीं, रिकाउंटिंग हुई बाबा, सारे लोग वहाँ मौजूद थे, जिन लोगों ने वहाँ देखा है सारे बता रहे हैं कि रिकाउंटिंग में जो है जमील अहमद जीत गए और जो फतेह अली खान है वो हार गए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे तो फातेह वही रहेंगे, और नहीं माना जा रहा है, उस रिकाउंटिंग को नहीं माना रहा है, फिर वोट गुम कर दिए गए, फिर वोटों का पता नहीं चल रहा है। वहाँ तो बड़ा घपला चल रहा है ना। हुकूमत सीधे सीधे तरीके से अगर वो नतायज को, जो हकीकी नतायज उनको तस्लीम करती, तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। लेकिन लगारी साहब, जो हिस्ट्री बताती है गिलगित बल्तिस्तान की, वो तो यही बताती है कि विफाक में जिसकी हुकूमत होती है वही जीबी से जीतता है। तो इसमें तो कोई हैरत वाली बात नहीं है ना कि पीटीआई ने ही जीतना था। ये कहाँ से, ये फार्मूला किसने वजह किया है? मैं हिस्ट्री पिछले 2 इंतखाबात हुए हैं, इससे ज्यादा इंतखाबात नहीं हुए हैं। पहले इंतखाबात उस पार्टी के दौर में हुए जिस पार्टी ने सूबे को वजूद में लाई, तो जिसने पहली दफा उनको शनाख्त दी, जिनने पहली दफा उनको आइडेंटिटी दी, उनकी पार्टी के दौर में हुआ। दूसरी पार्टी में के दौर में हुआ तो लोगों को ये तजर्बा था कि ये हुकूमत में है और हमें शायद कुछ मिलेगा। अब क्या ख्याल है कि जो हुकूमत पूरे पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकी, यानी वो अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या, वो टीवी नहीं देखते हैं क्या, उनको सोशल मीडिया का पता नहीं है क्या कि हुकूमत ने क्या किया है, किस तरह कयामत ढाई है, महंगाई का एक पहाड़ लोगों के ऊपर गिरा दिया गया है। वो फिर भी बड़े खुशफहम थे कि आकर आपको वोट देने की लाइन बनाकर खड़े हो गए। इंतखाबी मुहिम तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन नतायज कामयाब हो गए।
लेकिन हुकूमत ने जो सूबा बनाने का वादा किया है, अब आपको लगता है कि ये वादा पूरा करेगी हुकूमत? क्योंकि जनूबी पंजाब वाला सूबा वादा तो पूरा उन्होंने नहीं कैसे बनाएगी? एग्जीक्यूटिव पावर अख्तियार करेगी, वो तो नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑपोजिशन के साथ तो बात नहीं करती। फिर रास्ता कौन सा है उसके पास? वो क्या करेगी? जादू का चिराग है उनके पास, अलादीन के चिराग को रगड़ेंगे और फिर कहेंगे सूबा बना दे, और सूबा बन गया जी, सूबे के अंदर असम्बली बना दे, चीज़ बन गई। अच्छा, इस तरह से तो नहीं हो सकता है। उसके लिए बहरहाल उनको अपोजिशन के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए बहरहाल उन्हें तरीके कानूनी तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। आइन के अंदर तरमीम करना कोई मामूली बात तो नहीं है ना। 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों ऐवानों के अंदर, तो हुकूमत के पास अगर 2/3 मेजोरिटी है तो जाए, नहीं है तो उसको अपोजिशन के पास आना पड़ेगा। वो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है, तो आप इसको कैसे समझते हैं? तो वो तो अपने इत्तेहादियों से भी उस तरह से बात करने को तैयार नहीं है। लगाई साहब, आपको क्या लगता है कि ये मुफाहमत का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करती है हुकूमत? हुकूमत चाहती क्या है? अपोजिशन से बात नहीं करेगी तो किस तरह से मामलात हल होंगे? मेरे ख्याल में ये पहली हुकूमत है इस तरह की पाकिस्तान जो में, बिल्कुल बात नहीं, जो बिल्कुल अपोजिशन। तो आपको हो सकता है, मैं किसी का नहीं कहता हूँ कि जी करप्शन नहीं हुई है, करप्शन हुई है। मैं ये भी कहता हूँ कि सारी पार्टियों के लोगों में कहीं ना कहीं करप्शन मौजूद है। क्या हुक्मरान जमात के अंदर करप्शन नहीं हो रही है? क्या हुक्मरान जमात के अंदर माजी में कोई करप्शन नहीं हुई? अब तक क्यों छुपाते हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं? नहीं, हमारे जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हमारे ना खोलें, हमें जो बाहर से इमदाद आती थी उसको ना खोलें, ऐसा ना करें कि जनाब BRT के केसेस जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो अपोजिशन को फॉलो अप लेना चाहिए ना। अपोजिशन उस तरह से फॉलो अप थोड़ी लेती है, पीछे नहीं पड़ती है, जैसे हुकूमत पीछे पड़ जाती है। हुकूमत अपना कैंपेन करे या उनको बैठकर फॉलो करती रहे? हुकूमत के पास, अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है, कितना मैदान है? वो किसी सूरत में किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। कोई आपने दुनिया में ऐसी हुकूमत देखी है? नहीं, कि जो किसी से बात करने को रवादार ना हो, किसी से भी। और गला घूंटने में एक पहला नंबर, जब गला घूंटना हो 1 मिनट नहीं लगाओ, किसी भी इदारे का, किसी भी फर्द का, किसी भी शख्स का, किसी भी जमात का, किसी भी गिरोह का, किसी का भी गला घूंटना हो, आराम से गला घूंट दो, लेकिन बात नहीं करो। बात करना जो है वो जुर्म है। वो बात करने को गुनाह समझते हैं, जुर्म नहीं बल्कि गुनाह समझते हैं बात करने को। तो ऐसी हुकूमत और कितने देर हम उनका इंतज़ार करें कि जनाब वो राह रास्त पर आएगी, फिर कानून साजी करेगी। फिर कानून साजी के लिए जितने कवानीन अब तक पास हुए हैं वो तो इनकी वजह से काम पास नहीं हुए हैं, वो तो कहीं और से, किसी और जगह से, किस तरह से अपोजिशन की पार्टियों सबमिट किया, किस तरह से वो जो है उन्होंने घुटने टेके, किस तरह से उन्होंने जाकर घुटने टेक कर दोनों हाथ बांध कर जाकर वोट दिए हैं अपोजिशन ने। उस वक्त अपोजिशन ने इनकी वजह से तो नहीं दिए। तो अब ये अगर ये चाहते हैं कि हमेशा अपोजिशन को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जाए तो फिर लोगों को भी नजर आएगा, लोगों की कोई उम्मीद फिर बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि हुकूमत लोगों की उम्मीदें तोड़ चुकी है। रईस साहब, खान साहब ने इंतखाबी इस्लाहात की बात की है। अगले इलेक्शंस जब होंगे तो हो सकता है धांधली का उस तरह से शोर ना मचे जैसे हमेशा मचता है, लेकिन आपको लगता है इंतखाबी इस्लाहात वाला भी जो इनकी बात है वो अपोजिशन की मुशावरत के बगैर ये हो सकेगा? मैम, वो इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं तो उसके लिए वो तो करें ना, इंगेज तो करें ना, साजगार माहौल ऐसा तो नहीं है, माहौल साजी तो करें ना। आप तो रोजाना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इंतकाम में। जोश इंतकाम तो कम हो। जोश इंतकाम में जो रोजाना लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं वज़राए कराम की फौज जफर मौज, वो तो बंद करे। जो तर्जुमान सुबह से नींद से उठकर जो शुरू करते हैं और रात को सूरज गुरूब होने के बाद भी और उसके रात ढलने के बाद भी अजान इशा और नमाज इशा के बाद भी तर्जुमानों की जो फौज जफर मौज लगी रहती है, वो तो कम से कम अपने आप को पीछे हटाए, तब जाकर कोई माहौल साजी हो। तो माहौल साजी के लिए तैयार ही नहीं है, किसी किस्म की लेजिस्लेशन के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। सही। अच्छा लगाई साहब, कल के जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। कल जो जलसा होने जा रहा है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब तो तकरीर नहीं करेंगे। अब नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है वो किसी मकसद के तहत शामिल नहीं की जा रही, या वाकई उनकी आपको लगता है तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो तकरीर नहीं करेंगे? एक तो ये है कि उनकी तबीयत खराब है, इसमें कोई पहले जलसे में, फिर दूसरे जलसे में, दूसरे जलसे से पहले और बिल्कुल वो तीसरा जलसा जब कोयटा में हुआ था तो उसमें उन्होंने बिल्कुल असरात भी ज़ाहिर थे और उन्होंने कहा भी था कि जी मेरा जो है वो गला ठीक नहीं है और मैं उसमें फ्लू में थे। अब भी उनकी आवाज़ ठीक नहीं निकल पा रही है, यही बताया जा रहा है, और उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो तकरीर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन सिर्फ नवाज शरीफ तो नहीं है ना, अपोजिशन तो 11 जमातें हैं। अपोजिशन तो मौलाना फजल रहमान है,
अपोजिशन तो मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो हैं। अपोजिशन तो बहुत बड़ी एक बड़ी लीडरशिप का नाम है। महज नवाज शरीफ तो वो नहीं है। अगर वो तकरीर नहीं भी करेंगे तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है। तो आपको लेकिन लगता है कि अब नून लीग के बयानिए में कोई तब्दीली आएगी? क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो BBC को दिया गया इंटरव्यू था, उसके बाद जो उन्होंने बात की थी कि बात हो सकती है एस्टेब्लिशमेंट से और इस तरह, तो उसके बाद अब आपको लगता है लहजे में कोई नरमी आएगी? नहीं, मेरे ख्याल में लहजे में नरमी हम अपने तौर पर मतलब निकाल लेते हैं। वो तो उनका तो एक बात है ना, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि सेलेक्टेड हैं। जो सेलेक्टेड हैं उनको सेलेक्टर्स बैक कर लें तो सबके साथ बात हो सकती है। ये अपोजिशन का बयान है, ये मेरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अपोजिशन का कहना यह है कि जनाब जो सेलेक्टर हैं वो सेलेक्टेड को वापस ले लें तो फिर हम बैठ कर बात करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि वसीतर कौमी मफाद में, मैं कौमी मफाद का लफ्ज़ जो इन्वर्टेड कामाज में, क्योंकि सब ने अपना अपना कौमी मफाद अलग अलग बना रखा है, हर शख्स का, हर फर्द का, हर इदारे का, सबका, और सर्टिफिकेट भी सबके पास रखे हैं, गद्दारी के, बगावत के, मुल्क दुश्मनी के, सारे सर्टिफिकेट भी बांटे जाते हैं। तो अब ये लाजमी हो गया है कि पाकिस्तान के मसले का हल निकाला जाए। अच्छा, पाकिस्तान कई बहरानों से निकल आया है। देखें, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक क्रेडिट जाता है कि उनके दौर में बड़ी हद तक, बहुत बड़ी हद तक टेररिज्म पर काबू पा लिया गया है और कराची को अमन दिया गया है, कराची को अमन मिला है, इसमें नो डाउट उसमें उनका किरदार है और उन्होंने एक भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन अगर सियासी सतह पर अपोजिशन और हुकूमत, अपोजिशन और रियासती मुक़्तदरा अगर फासले पर खड़े हैं तो फिर फासलों को तो कम करना होगा ना, किसी ना किसी ने आकर कम करना होगा। देखें, हम हालात के हवाले ना करें। अगर हम हवा को कहें कि वो जाकर इस खला को पुर करे, तो हवा जब खला पुर करती है तो बहुत तोड़ फोड़ मचाती है। हमें हवा को खला पुर करने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें बहरहाल इदारा जाती तौर पर मुतहरिक होना चाहिए, हमें सियासी तौर पर अमल को आगे बढ़ाना चाहिए और पाकिस्तान को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए जिस हालत में पाकिस्तान आज पहुँचा हुआ है। हमें बहरहाल बेहतर पाकिस्तान चाहिए। उनने खुद एतराफ़ किया था, बहुत बड़ी बात की थी कि 40 साल पहले हमने जिस बात को जिहाद समझकर हम जहाँ गए थे वो गलत था। हम वो बीज वो फसल काट रहे हैं जिसका बीज हमने 40 साल पहले बोआ था। इतनी बड़ी बात पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस में कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई थी जो बात जनरल कमर जावेद बाजवा ने की है। अगर रियलाइजेशन है तो मेरे ख्याल में ये भी रियलाइजेशन होना चाहिए कि सियासत में काश्तकारी जो है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है, उसमें काश्तकारी नहीं होनी चाहिए। हमें फिर वही फसलें मिलेंगी। अब इससे पहले की फसलें देख रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है। अब अगर हम फिर वही किंग्स पार्टी की तरफ जाएंगे और किंग्स पार्टी बनाकर अपनी मर्जी की मनपसंद ले आएंगे और लोगों की मंशा और मर्जी के खिलाफ हुकूमत बनाएंगे और वो कायम भी हो जाएगी तो उसके असरात देर पा नहीं होंगे। लोगों को उससे कुछ नहीं मिलेगा, लोग कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मुझे वाकई नहीं समझ में आता है कि इस हुकूमत के लाने के मकासद क्या थे और इस हुकूमत ने क्या डिलीवर किया है। है भी तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस ना, थोड़ा सा तो मार्जिन देना चाहिए ना। हाँ, तो अगर ये अवामी जोश के साथ होते तो ये अब तक कहीं के कहीं पहुंच चुके होते। मैं कहता हूं कि इनके साथ ये एक दोहरा पाकिस्तान के अवाम के साथ एक गलत वो हुआ है, पाकिस्तान के अवाम के साथ हाथ हुआ है। ये ना है लीडरशिप पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत हुई जिसके पास कोई सलाहियत कार नहीं है, सिरे से कोई सलाहियत कार नहीं है कुछ भी। अच्छा लगाई साहब, कल के जलसे के बाद अगर तो कोरोना केसेस में इजाफा हो जाता है, अल्लाह ना करे इजाफा हो, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? क्योंकि एक नई बहस छिड़ जाएगी उसके बाद, इल्जाम तराशियां शुरू हो जाएंगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मुअज्जलहु रहमतुल्लाह अलैह के अगर जनाजे के बाद लाहौर में कोरोना फैल जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? लेकिन इस तरह की बातें हम नहीं कर सकते। सही, हमें बहरहाल लॉजिक को लेना है, लेकिन हमें बहरहाल अपोजिशन को स्पेस नहीं है। भाई पाकिस्तान के लोगों के पास कोई स्पेस नहीं है, बंद कर दिए गए तमाम दरवाजे हुकूमत ने, किसी चीज़ पर वो बैठकर बात करने को तैयार नहीं है, वो स्पेस देने को तैयार नहीं है। वो अपोजिशन एक लफ्ज़ कहती है, वो आगे बढ़कर किसी न किसी गर्दन दबोच लेते हैं और गर्दन दबोच कर फिर बैठ जाते हैं। 18 महीने हो गए वो जेल में पड़े हुए हैं हमजा शहबाज। भाई आप कोई केस बनाओ ना, ट्रायल तो कराओ ना यार। आप क्या, ये क्या बात हुई कि आप फिर बैठकर इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की आड़ लेकर लोगों को जेलों में मत रखोगे? शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा चले गए, फिर एक बड़ी मुद्दत हो गई है, वो पड़े हुए हैं।
इसी तरह से और सियासी लीडर हैं जो जेलों में पड़े हुए। अब आपने क्या इल्ज़ाम लगाया है और कौन सी चीज़ जो है आप कोर्ट में लेकर आए हैं जो खुर्शीद शाह के खिलाफ हो? तो अगर आप सियासी अपोजिशन को आप दीवार से लगाएंगे और अपोजिशन को आप सलाखों के पीछे भेज देंगे और फिर कहेंगे कि हम किसी से बात नहीं करते, तो फिर अपोजिशन क्या करे? अपोजिशन के पास एहतजाज का ही रास्ता रहता है और कौन सा रास्ता रह जाता है? लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि इतने बड़े जलसे में फॉलो किया जाए और लोगों को मास्क पहनने पर मजबूर किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं इस तरह के जलसों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मास्क नहीं पहनते। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है, स्कूल्स बंद ना करने का फैसला किया गया है। इस पर बात करेंगे कि स्कूल्स बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने स्कूल बंद ना करने का फैसला किया है और ना सिर्फ स्कूल बंद ना करने का फैसला किया है बल्कि सर्दियों की जो छुट्टियां हैं वो भी ना देने का फैसला किया है। और मौक़िफ़ ये अपनाया जा रहा है कि बच्चों की तालीम का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो अब मज़ीद छुट्टियाँ नहीं दे सकते। लगारी साहब, अभी जिस तरह से कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें आपको लगता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त है स्कूल बंद ना करने का? देखिए, ये सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। ये मुझे बहरहाल इसकी समझ नहीं आ रही है। अगर ये पहले वफाकी सतह पर इस पर गौर हो रहा था और स्कूल ज़्यादा मुद्दत के लिए बंद करने की बात हो रही थी, तो सिंध हुकूमत ने ऐसा फैसला कैसे किया है? क्या स्कूलों में ये केसेस नहीं हो रहे हैं? अगर उनका ये ख्याल है कि स्कूलों में SOPs की जो है वो पूरे तौर पर SOPs को फॉलो किया जा रहा है और टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं और वहाँ पर अगर किसी के इस बीमारी के इस वायरस के फैलने का ख़तरा नहीं है, तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत सारे स्कूल सील भी किए हैं। अगर मतलब नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि सेलेक्टेड है ना। अगर किसी स्कूल में फैलता है और उसको बंद कर देते हैं और सील कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि विजिलेंस है। अगर हुकूमत विजिलेंस होकर इस तरह करती है तो मेरे ख्याल में देखिए एक बात हुई है, लंदन में बरतानिया में बहुत तेज़ी से फैला है और वहाँ पर जिन मुल्कों में शरह ज़्यादा है फैलने की उनमें बरतानिया भी शामिल है, लेकिन बरतानिया में तालीमी इदारे बंद नहीं किए गए, होटल बंद कर दिए गए हैं, बहुत सी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, ट्रांसपोर्ट और स्कूल जो हैं वो बंद नहीं किए गए हैं। और खैर उसमें ये किया गया है कि बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, तो उन्होंने SOPs को सख्त किया है और उनको हर सूरत में फॉलो करना है, लेकिन उन्होंने तालीमी इदारे खुले रखे हैं। अगर आप SOPs पर अमल दरामद करा सकते हैं और तालीमी इदारे अगर आप खुले रखते हैं तो ये आपको पता है पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं हो पाता ना, SOPs पर कैसे अमल करवाएं? अगर आप ये तजर्बा कर लेते हैं और तजर्बा कामयाब रहता है और अगर स्कूलों में नहीं फैलता है, इन्होंने शुरू तो पहले आपको याद होगा कि मार्च में जो है स्कूलों से शुरू किया था सिंध हुकूमत ने और स्कूलों को ही पहले बंद किया गया था, उसके बाद फिर ये लॉकडाउन की तरफ गए थे। अगर ये इन्होंने फैसला ये किया है कि स्कूलों को हम खोल कर रखते हैं और उसकी हम पाबंदी कर पाएंगे, अगर स्कूल की इंतज़ामिया इसकी पाबंदी कर पाती है और अगर वालिदैन भी उस SOP पर अमल दरामद करते हैं तो हमें बेहतर, तो अब नतायज देखने के बाद ही बात कर सकेंगे कि वो कैसे नतायज हैं। सही। अच्छा, शादी हॉल्स को भी मशरूत इजाज़त दी है, लेकिन शादी हॉल्स मालिकान का मौक़िफ़ ये है कि जब जलसे जुलूस हो रहे हैं तो फिर हमें मशरूत इजाज़त क्यों दी है? हमें भी खुलकर शादियां करने की इजाज़त नहीं। मेरा ख्याल ये है कि शादी जो हॉल्स हैं उनके मालिकान को भी सूरत हाल को देखना चाहिए और वहाँ पर जो SOPs हैं वो ऐसी नहीं है कि जिन पर अमल ना हो सके। हुकूमत ने कहा है कि ओपन जगहों पर जो है वो किया जाए और इसलिए कि वहाँ फैलाव का ख़तरा नहीं होगा। लिमिटेड जगह पर और बंद जगहों पर ज़्यादा फैलने का ख़तरा होता है, अगर लिमिटेड ना हो तो उसके फैलने का ख़तरा नहीं होगा। तो अगर हुकूमत किसी चीज़ की एडवाइस करती है तो अगर SOP बनाती है, तो आप तो खुद कहते रहे हैं जो शादी हॉल के मालकान हैं वो कहते रहे हैं कि हुकूमत SOP बनाए, हम अमल करेंगे, तो अब SOP अगर आ गई है तो उस पर अमल करें। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मेरे पास इदारा शुमारियात की एक रिपोर्ट है, एक हफ्ते में महंगाई में 0.24% इजाफा हुआ है, 13 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन 18 अशिया की कीमतों में
कमी भी रिकॉर्ड की गई है, तो इस रिपोर्ट पे हाँ, ये कमी और ये जो इजाफा है हम देखते रहे हैं। इजाफा जब होता है तो 33 रुपए का होता है और कमी जो होती है वो 13 पैसे की होती है। तो अगर कमी इस तरह हो रही है तो सुभान अल्लाह, फिर आप देख लें कि कितनी बड़ी कमी होती है। अब पहले तो बात यह है कि इजाफा किस तरह हुआ है। जो सब्जियां हैं वो कितनी महंगी है और सब्जियों का मौसम होता है, इस वक्त लोग सब्जियां खाते हैं, ताज़ा चीज़ें खाते हैं। कल हरा लहसुन पूछने के लिए मैं खुद खड़ा हुआ था दुकान पर, तो उन्होंने कहा जी 500 रुपए के हिसाब से ये आपको कितना चाहिए। तो ये तो हमने नहीं सुना था ना कि इस तरह चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, कि अदरक जो है वो चली जाएगी जनाब, आप ढूंढते रहें तो आपको नहीं मिलेगी। अगर इस तरह से चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जो है अगर वो नहीं मिलती हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर आप कहीं 15 पैसे, कहीं 13 पैसे, कहीं 25 पैसे कम करके आप ये दिखाना चाहते हैं लोगों को, देखें जी हमने इतनी चीज़ों की कीमतें कर दी हैं, तो वो ठीक नहीं है। कीमतों की कमी नज़र आनी चाहिए। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ लारी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुल्क में जो कोरोना के केसेस इस वक्त बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पीडीएम जलसे जुलूस भी कर रही है। कल पेशावर में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। सूरत हाल किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं आप? देखें जी, जहाँ तक जलसे है, जलसे तो मेरे ख्याल में अब कोरोना की वजह से नहीं करने चाहिए थे। देखो, हुकूमत ने अगर कह दिया है तो कुछ दिन बाद हो जाते तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अपना बयानिया तो मरीम बीबी ने खुद जो गिलगित बल्तिस्तान में जाकर जो इंटरव्यू दिया है, एक तरफ कहते हैं कि बातचीत करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ कभी। लेकिन अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, आपको ये बताते चलें कि ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि जब गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलानी थी तो उस वक्त तो हुकूमत ने कुछ नहीं कहा, उस वक्त हुकूमत को कोरोना याद नहीं आया, और अब जब हमने जलसा करना है तो हुकूमत को कोरोना याद आ गया। देखिए, हुकूमत ने अपना जलसा पहले मुलतवी किया है और बाद में अपोजिशन को कहा है। और मेरे ख्याल में अगर इस वक्त जो मुल्क में एक वबा चली है कोरोना की, आप यकीन जानिए हॉस्पिटल्स भरे हैं और लोगों में बड़ा तशवीश पाई जाती है। सो गैदरिंग, आप एक तरफ लोगों के कारोबार आप बंद कर रहे हैं कि गैदरिंग ना हो, शादी हाल, आप शादी हाल को कह रहे हैं 300 से ज्यादा बंदे इकट्ठे ना हो, तो फिर इस मुल्क में दो कानून तो नहीं हो सकते ना। कानून तो एक ही होगा कि आप अलीज क्लास को मना नहीं करेंगे और शादियां बंद करेंगे, शादी भी नहीं करने। जनाब नदीम अफजल चंद साहब, आप एक ऐसे सियासी ख़ानदान से और ख़ुद एक ऐसे सियासी फिगर हैं जिन पर लोगों को जिनकी राय पर लोगों को बहुत भरोसा रहा है हमेशा, और अब भी लोग आप पर भरोसा करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक डेडलॉक है, एक संगीन किस्म का डेडलॉक है। मेरा ख्याल ये है कि आप कोशिशें करें कि अपोजिशन असूली तौर पे जो डेडलॉक है लगारी साहब, ये पॉलिटिकल लॉ को खत्म करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में अब हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन उस लेवल पे चली गई है कि हम एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। मेरा ख्याल ये है कि बदतरीन हालात में भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जितने भी खराब हालात हों, वज़ीर आज़म का ये मनसब नहीं है कि वो कहें कि मैं किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं हूँ या अपोजिशन से मैं डायलॉग नहीं करूँगा। आप लोग जो जैसे इतने वाइब्रेंट लोग और इतने समझदार लोग हैं आप पार्टी के अंदर, तो आप लोग तो कम से कम जाकर अपनी आवाज़ तो रख सकते हैं कि जनाब आपके लिए बातचीत के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे, इन्हीं लोगों से बात करनी पड़ेगी। कम से कम दरवाजे तो खोलें। देखिए जी लगारी साहब, मेरी तो आइडियोलॉजी ये है कि सियासत में हटदर्मी नहीं चलती और सियासत में बातचीत जरूर होनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही पॉलिटिक्स होती है, बातचीत के जरिए पार्लिमानी निज़ाम चलता है और डेमोक्रेसी भी बातचीत के जरिए चलती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन के साथ, स्पीकर साहब ने भी कोशिश की लेकिन उसमें अपोजिशन पार्टीज ने एक दो ने बाइकाट कर दिया। हम फिर भी कोशिश करेंगे और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि बिल्कुल बातचीत के बगैर कोई चारा नहीं। अगर बातचीत बंद हो जाएगी तो फिर वो डैमन वाला काम खुदा न खास्ता उस नहज पे न चला जाए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि दरवाजे बंद करने का ऐलान मुल्क की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो नहीं कर सकते हैं। आप जितने भी पार्टी के सीनियर लोग हैं या वो लोग हैं कि जिनकी राय को लोग भी, आम आदमी भी अहमियत देता है, वो लोग तो कम से कम जाकर
वज़ीर आज़म से और उनके जो इर्द गिर्द बहुत करीबी लोग हैं उनसे। लेकिन वज़ीर आज़म तो बातचीत वज़ीर आज़म से तो हम जी, मेरे ख्याल में आवाज़ में कुछ मसला पैदा हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। नदीम अफजल चंद साहब ठीक तरह से नहीं आ रही, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो लगारी साहब, आप जो बात नदीम साहब से कर रहे थे, बातचीत वाली बात, तो हुकूमत वैसे इस बात को समझती क्यों नहीं है? नदीम अफजल चंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम अफजल चंद साहब, जैसे कि लगारी साहब भी बात कर रहे थे कि ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ है ना कि हुकूमत अपोजिशन से बात करे। हुकूमत अपोजिशन से बात क्यों नहीं करती? क्योंकि कल अब जो जलसा होने जा रहा है उसमें अपोजिशन तो बज़िद है कि जितनी मर्जी रुकावटें हों, ज़िले इंतज़ामिया रोके, हुकूमत रोके, हम तो जलसा करेंगे। राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो लगारी साहब, अब वैसे कल होने क्या जा रहा है? अगर ये नई इजाज़त मिलती है तो अपोजिशन तो करेगी जलसा, फिर उसके बाद क्या होगा? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि दोनों तरफ से इंतहा का रास्ता अख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। हमने बहुत नुकसान उठाया है। हम एक बड़े अरसे तक हम शदीद किस्म की इंतहा पसंदी का शिकार रहे हैं और अब भी हम इंतहा पसंदी का शिकार रहे हैं। हमें मज़हब के नाम पर, नस्ल के नाम पर, फ़िरके के नाम पर, जो है वो ज़बान के नाम पर लड़ाया जाता रहा है और इंतहाओं में बांट कर लड़ाया जाता रहा है। और हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है वो इसमें सहूलत महसूस करती है कि लोग आपस में लड़ते रहें, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, तो उनका काम जो उनकी तरफ कोई ना देखे, उनकी कारगुजारियाँ कोई ना देखे और अवाम के बारे में कोई ना सोचे। ये एक मसला रहा है। मैं कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई ना कोई चीज़ सह सकते हैं तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त की कोई और हद रह नहीं गई है। लोगों के पास जीने के लिए जो है कोई आस, कोई उम्मीद, कोई रोशनी की किरण, कोई ऐसी चीज़ नहीं रही है। अब अगर ये इस तरह से बाहम लड़ते झगड़ते वक्त गुजारते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचे। पाकिस्तान हमारे लिए हमारी हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। हमारे माँ बाप और हमारी औलाद से भी ज़्यादा एक बहुत ही हमारे लिए हमारा मुल्क ही सब कुछ है। लेकिन अगर हमारे मुल्क को कोई ख़तरा दरपेश होता है तो फिर हम आवाज़ उठाएंगे। हमारी आवाज़ कमज़ोरी से ही, लेकिन हम ये आवाज़ ज़रूर उठाएंगे कि अगर इंतहा पसंदी हुकूमत की तरफ से है तो वो ना अख्तियार करे, अगर अपोजिशन की तरफ से है तो वो भी ना अख्तियार करे। अब अगर कोई बिल्कुल गैर जानबदार आदमी लाकर बिठाएं तो कोई भी नहीं कहेगा ये ख़त्म हो गया था ये दौर के जनाब लोगों से इंतकाम लिया जाता। ठीक है, ब्रेक की जानिब बढ़ जाएं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ इंडिया की बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के साथ नफरत में इतना आगे निकल गया है कि मुंबई की तारीखी कराची बेकरी का नाम बदलने के लिए शिवसेना की जानिब से मुसलसल धमकियां दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बेकरी का नाम तब्दील करें। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत में पाकिस्तान दुश्मनी का एक और शर्मनाक वाकया। मुंबई की तारीखी कराची बेकरी का नाम बदलने के लिए शिवसेना की जानिब से मुसलसल बेकरी को धमकियां दी जा रही हैं। लगाई साहब, उनका मौक़िफ़ ये है कि 1953 से इसी नाम से हमारी ब्रांचेस कायम हैं, तो अब हम ये इस मुतासिबाना नोटिस को क्यों माने, क्यों अमल करें? मतलब भारत इतना ज़्यादा अंधा हो गया नफरत की आग में। शिवसेना एक ब्रांच है राष्ट्रीय सेवक संघ की। अच्छा। वैसे तो एक अलग तंजीम है और उसका बाल ठाकरे कार्टूनिस्ट होते थे मुंबई के, उन्होंने ये एक तंजीम बनाई थी। और जिस ज़माने में हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के लश्कर बन रहे थे और इस तरह की चीज़ें सिपाह बन रहे थे, तो इस तरह के वहाँ इंडिया में भी बन रहे थे। दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी एक साथ आई है। बल्कि इसी तरह से श्रीलंका में भी जो है वो प्रभाकरन ने अपनी टामिल टाइगर्स बनाई थी। तो ये वो ज़माना था। अब श्रीलंका में रूट आउट हो चुकी है दहशतगर्दी भी और वहाँ की मिलिटेंसी भी, और इसी तरह से पाकिस्तान में भी बड़ी हद तक जो है इनको रूट आउट किया गया है तमाम इंतहा पसंदी को और इंतहा पसंदी करने वालों को। अगरचे ये बिल्कुल ख़त्म नहीं किया गया है, अगरचे बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सका है। और
मेरे ख्याल में और कोशिशें ज़रूरी हैं पाकिस्तान में कि इंतहा पसंदी का खात्मा हो, लेकिन इंडिया तो बरकरार रहा है ना। आज के जो बीजेपी है, बीजेपी की तो बुनियाद में नफरत रखी हुई है, नफरत के बारूद रखे हुए हैं और बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के इलाही हैं। राष्ट्रीय सेवक संघ और बीजेपी और शिवसेना और जनसंघ, ये सारी की सारी तंजीमें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और बराक ओबामा साहब ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में भी ये बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को भड़काने की वजह से ही बीजेपी का असर मजबूत हुआ। मेरे ख्याल में अगर इस तरह से असर मजबूत होता है तो वो वसीतर तनाजुर में तो आखिरकार नुकसानदेह होता है ना। अब इंडिया, नफरत तो फैला, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया मजबूत नहीं रहा है। इंडिया को जो चीज मजबूत करती थी वो उसका सेकुलरिज्म था। ऐसा ही है। इंडिया को ये इंतहा पसंदी मजबूत नहीं करती है। आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी मुल्क की, किसी भी मुल्क की अगर 25 करोड़ आबादी आपकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाए, अगर किसी भी मुल्क की बाकी जितनी भी अकलियतें, छोड़ दें एक मुसलमान तो हैं, अगर सिख आपके साथ पीठ कर देकर खड़े हो जाते हैं, अगर आपकी तरफ जो है ईसाई कम्युनिटी, बुद्ध कम्युनिटी, अगर वो इसी तरह से हिंदू कम्युनिटी जो है वो आइसोलेट होकर रह जाए, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि ब्राह्मण कितनी देर तक राज कर सकेगा, खिस्त्री कितनी देर तक जो है वो राज कर सकेगा, कितनी देर तक वो चल सकेगा। उनकी तो अपनी तबकाती तकसीम भी है। वो तो शूदर को और दलित को जो है वो इंसान ही नहीं समझते हैं। वो तो ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे जो अल्फाज हैं उनके कानून में जाएं। अगर कानून में जाएं तो इस तरह भी होता रहा है कि उनके कानून में पीसा पिघला कर डाल दिया जाता रहा है कि इनने हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज कैसे सुन लिए। तो इंडिया तो इतना बदतरीन एक सोसाइटी है जो बुरी तरह से तकसीम है। अगर इस तरह से बुरी तरीके से तकसीम सोसाइटी और अपने इस नैरेटिव को और आगे ले जाते हैं तो अपनी तबाही के अंदर लगाई साहब, ये बात हम जैसे लोगों को भी समझ आ रही है, तो नरेंद्र मोदी को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि वो इंडिया को तकसीम करने की जानिब लेके जा रहे हैं? जिस चीज का बिलीव ही हो वो क्यों समझ में आएगी? जो काश्तकार और जिस चीज को वो काश्त कर रहा है, जिसकी वो डाल रहा है, ये बात जनरल ज़िया-उल हक को समझ नहीं आती थी। जब जनरल ज़िया-उल हक इसकी काश्तकारी कर रहे थे, आज जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि जो कुछ हमने 40 साल पहले बोया था हम उसका समर काट रहे हैं। तो ये बात उसको समझ में नहीं आ रही है। वो तो बोए जा रहे हैं। इंडिया तो आगे जाके हमने एक फसल काट ली है ना। हमने अपने आप को बड़े बहरानों से निकाला है। हमने जो है वो कई ऑपरेशन किए हैं। हमने सवात में ऑपरेशन किया, हमने ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया, हमने ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब किया है, हमने निकाला है सोसाइटी को। वहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां तो और बढ़ाए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं, तो तबाही को बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लगाई साहब। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।